ठीक है। तो ज़ाहिर है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और तरीके का काम है, और जो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता है, ये ज़ाहिर है आपको पता ही है ना मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिसेस में। तो उसमें ख्याल रखा जाता है कि फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज इक्वल हों। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने प्रूव करना है कि ये सेट एक ग्रुप बनाता है। इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नॉट अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होती ही एक खास अंदाज में है जिसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब आपके पास दो ऐसे मैट्रिक्स हों, कोई से आप दो मैट्रिक्स लें यहाँ से, ये देखो ना, आप कोई से दो मैट्रिक्स यहाँ से उठाओ और उनको मल्टीप्लाई करो, तो आपके ख्याल में इसका जो आंसर है ये दोबारा से जी में होगा या नहीं होगा? ये होगा। इसकी वजह यह है कि जब आप दो टू क्रॉस टू ऑर्डर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर में एक नया मैट्रिक्स जो आता है वो भी टू क्रॉस टू ही होता है। क्या ख्याल है, ऐसे इस चीज़ की है आपके पास कोई नॉलेज कि दो मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हों, टू ऑर्डर के हों, उनके प्रोडक्ट से भी एक टू क्रॉस टू ऑर्डर मैट्रिक्स हासिल होता है? ये जी क्लियर है? सर। अगर अगर ये रेक्टेंगुलर होते ना तो फिर वो जो नया मैट्रिक्स प्रोडक्ट के बाद आना था उसके आर्डर का, वो आपको पता है कैसे आप ख्याल रखते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जब दो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, चाहे वो टू क्रॉस टू आर्डर के हों या थ्री क्रॉस थ्री के या फोर क्रॉस, उनके प्रोडक्ट के बाद भी उसी आर्डर का मैट्रिक्स हासिल होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जब आप दो मैट्रिक्स देते हैं ए और बी फ्रॉम जी, तो उनका प्रोडक्ट भी जी को बिलोंग करता है, फॉर ऑल ए एंड बी फ्रॉम जी। इसके साथ मुझे ये भी बता दें कि अगर ए मैट्रिक्स जो आपने इस सेट में से लिया ना, इसमें जो मैट्रिक्स हैं वो एक तो टू क्रॉस टू ऑर्डर के हैं, दूसरे नंबर पर वो नॉन सिंगुलर है। भाई अगर ए नॉन सिंगुलर है, बी नॉन सिंगुलर है, तो क्या ए बी का प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर नहीं होगा? होगा। जी सर। और इनका प्रोडक्ट दोबारा से टू क्रॉस टू ऑर्डर का ही रहेगा, यानी कि दो एलिमेंट्स जो आपने दो मैट्रिक्स लिए जी में से वो नॉन सिंगुलर थे, उनके प्रोडक्ट से भी जो रिजल्ट आया वो नॉन सिंगुलर है, और वो है भी टू क्रॉस टू ऑर्डर का, जिसका मतलब ये है कि ए भी दोबारा से जी को बिलोंग करता है, और हम कह सकते हैं कि ये जो सेट जी है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है। इसके बाद ये प्रॉपर्टी तो मैट्रिक्स में हम बेशबहा दफ़ा पढ़ चुके कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो एसोसिएटिव होती है। अगर मैट्रिक्स मल्टी कहते हैं ना कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है अगर मैट्रिक्स, तो उनमें मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। ये कई दफ़ा मुख्तलिफ मैट्रिक्स लेके आपने छोटी क्लासेस में प्रूव किया हुआ है। इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो कोई नंबर नहीं होगा, वो जीरो या वन नहीं होगा। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सेट से ही होता है, और चूंकि इस सेट में एलिमेंट्स क्या है, टू क्रॉस टू ऑर्डर के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए वो भी इनमें से कोई ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन सिंगुलर भी हो और टू क्रॉस टू ऑर्डर का भी हो। तो अगर सोचें कि टू क्रॉस टू ऑर्डर मैट्रिक्स हो और नॉन सिंगुलर हो, वो एक ये नहीं होता जिसको आप क्या कहते हैं, आई टू। ज़रा इसके बारे में ये ऑब्जर्व करें कि एक तो ये टू क्रॉस टू है और ये है भी नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे तो वन आएगा ना, जो कि नॉन जीरो है। तो ये इसका मतलब ये है कि इस कलेक्शन में ये आई भी कहीं ना कहीं पे मौजूद होगा, और ये एलिमेंट ऐसा है जो हमें नज़र आ रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि इसमें ये खसूसियत है कि जब आप इसको किसी भी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया, सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि आई2 है ऑफ ऑर्डर 2 इज आल्सो नॉन सिंगुलर, सो इट विल बी इन जी, ये जी में होगा। और इसके साथ जब आप किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हो, देखो ना, ए का आई टू के साथ प्रोडक्ट लिया या आई टू ए किया, तो आंसर क्या है, ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आई टू है ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमें मिल गया ना, इस कलेक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। अब आखिरी बात हमें ये देखनी है कि इस मैट्रिक्स में मौजूद हर एलिमेंट का इन्वर्स है। आपको याद होगा कि जब टू क्रॉस वाटर मैट्रिक्स होता है तो उसके इन्वर्स का फार्मूला क्या लिखा जाता है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर आप इस तरीके से ए इन्वर्स निकालते हैं तो मुझे बताएं, ए को जब आप ए इन्वर्स से ज़रूर देते हैं तो क्या आई टू नहीं आता? आता है ना। तो ये जो मैट्रिसेस हैं ऊपर दिए गए जिनकी ये कलेक्शन है वो सारे के सारे टू क्रॉस टू हैं और नॉन सिंगुलर है। तो जो भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और जिस इन्वर्स फाइंड करने का तरीका क्या है, ये तरीका है
इसमें आप जानते हैं जॉइंट कैसे लिया जाता है, डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, वट। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स में मौजूद तमाम मैट्रिक्स चूँकि नॉन सिंगुलर है, लिहाजा हर एक का इन्वर्स आएगा, और हर एक का इन्वर्स क्या होता है उसका फार्मूला भी आपके पास मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सेट में फिर हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। क्यों कि इसमें हर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, उसका इन्वर्स आएगा, और जो इन्वर्स आएगा अगर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो उसका इन्वर्स भी तो 2x2 ऑर्डर का ही होगा ना। जो ऑर्डर मैट्रिक्स को होता है उसके इन्वर्स का ऑर्डर भी वही होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ए जो है वो सेट जी में है तो ए इन्वर्स भी जी में होगा। ए इन्वर्स जी में क्यों होगा? दो वजूहत की बुनियाद पर। एक तो ये कि ए इन्वर्स भी 2x2 ऑर्डर का है, और दूसरी बात कि ए इन्वर्स भी नॉन सिंगुलर है। याद रहे कि अगर ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स भी नॉन सिंगुलर ही रहता है, यानी कि उसका डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हर जो भी एलिमेंट आप इसमें से पकड़ेंगे उसका इन्वर्स, जैसे ए का इन्वर्स ए इन्वर्स मिल गया, बी का इन्वर्स बी इन्वर्स मिल गया, इस तरह से आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है? आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है। जब आप I2 को I2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से क्या आ जाता है? I2 आ जाता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, जिन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से आइडेंटिटी आ गई वो एक दूसरे का इन्वर्स हुए। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि I2 का इन्वर्स क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? I2। तो देखो हमें हर एलिमेंट का इन्वर्स मिला है, ए का भी इन्वर्स मिल गया है, बी का भी, इस तरह से I2 का भी। तो चूँकि इसमें मौजूद तमाम मैट्रिक्स के इन्वर्सेस हैं, लिहाजा आप कह सकते हैं कि इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। इसके बाद भी ये ग्रुप बन गया ना मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। कौन सी मल्टीप्लिकेशन? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम मजीद देखना चाहेंगे कि क्या इसमें कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसका जवाब तो आपको देना चाहिए ना, बताएं जरा। पांचवी प्रॉपर्टी जी सर करेगी। कैसे? ये तो आपने बड़ी अजीब बात कर दी। वो इक्वल नहीं आएगा, ए बी जो होगा ना, हाँ, ये आपने डज नॉट मैट्रिक्स इक्वल में टू बी होगा। बहुत ज़्यादा डिस्कस की हुई है कि जी सर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्पिटेटिव नहीं होती। अगर नहीं एडिशन होता, एडिशन के लिहाज से अगर चल रहा होता मामला तो एडिशन फिर हो आपकी जाना। कॉम्पिटेटिव होती। तो इस लिहाज से ये जो सेट है वो ग्रुप है, लेकिन ये बिलियन ग्रुप नहीं है। ठीक है जी, एग्जाम्पल क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। आइए जी अब इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ये भी एक सेट है, इसको भी आपने ग्रुप प्रूव करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो एक सेट दे रहा है। कौन से एलिमेंट्स हैं? सेट ऑफ ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज मॉडुलस इज 1। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे लिया जाता है? जी सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और चलिए उसका स्क्वायर रूट लिया जाता अगर ये एक्स वाई है तो इसका मॉड आ गया अंडर रूट, और ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो कह रहा है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किससे ज़ाहिर करेंगे? Z1 Z2 एक्सेट्रा। और इसमें जो हर एक है ना, Z1 हो या Z2 हो या सारे हों, हर एक का मॉडुलस उसने क्या बताया हुआ है? 1 एंड देन सो ऑन। तो ये कलेक्शन है जी, इसको आपने प्रूव करना है कि ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करेंगे? इससे इस सेट से दो एलिमेंट्स लेंगे, लेना आप इसमें से दो एलिमेंट्स। तो ज़रा देखें हाँ उनका प्रोडक्ट क्या है। देखो हमें ये देखना है कि अगर ये Z1 और Z2 इस G में से हैं तो क्या Z1 Z2 भी इसी सेट के अंदर है। तो देखो इस सेट में एलिमेंट के होने का क्राइटेरिया क्या है? इस सेट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका मॉडुलस 1 होगा।
तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो Z1 Z2 आया है ये भी इस सेट के अंदर है, तो हमें इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसका मॉडुलस 1 आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये Z1 Z2 भी इसमें मौजूद है। तो आपको पता है ना कि कम्प्लेक्स नंबर्स में ये मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये होता है ना कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 का मॉडुलस सीख होता है Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस। अब Z1 और Z2 दोनों के अलग अलग मॉडुलस में है 1 1, तो Z1 Z2 का मॉडुलस क्या आ गया 1। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि Z1 Z2 इस सेट ऊपर वाले के अंदर है, यानी कि आपने इसमें से दो एलिमेंट्स लिए Z1 और Z2, इनका प्रोडक्ट देखा कि क्या इसमें आता है या नहीं आता, तो इसका प्रोडक्ट इसमें आएगा या नहीं आएगा इसका फैसला इसका मॉडुलस करेगा। क्योंकि इसका मॉडुलस 1 आ गया, इसका मतलब Z1 Z2 बिलोंग्स टू G। इसके बाद आप देखें कि आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मैंने कहा मोस्टली होल्ड कर जाती है। अब आपने इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। तो देखो 1 इस सेट में है या नहीं ऊपर वाले में, आपको पता है 1 कम्प्लेक्स नंबर भी है, 1 को आप लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, और ये इस सेट में है। क्यों है, क्योंकि इसका आप मॉडुलस तो ले जाओ, देखना जी आप 1 को ले लेना, 1 को 1 + 0 आयोटा, आप इसका मॉडुलस लें तो उसी फार्मूले से रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो क्या आया 1 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 है वो जी में मौजूद है, यानी कि ये ऊपर वाले सेट में है। और इसको जब आप किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये देखो 1 को जी के साथ या जी को 1 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा जी दोबारा से आ जाएगा। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर वो वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि 1 इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके बाद आपने ये देखना है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो आप इसमें से एक एलिमेंट लो जी। अब आप ये देखें कि चूंकि अब आपने ये देखना है कि 1 ओवर वी शो कि 1 ओवर जी बिलोंग्स टू जी। क्योंकि इसका इन्वर्स अगर होगा तो 1 ओवर जी होगा ना, तो हमें पहले ये देखना चाहिए ना कि 1 ओवर जी में होगा या नहीं होगा। तो देखो आप ये देखो कि ज़रा 1 ओवर जी का मॉडुलस तो कैलकुलेट करो। 1 ओवर जी का मॉडुलस क्या होगा 1 ओवर जी का मॉडुलस, और जी का मॉडुलस क्या है 1। तो देखो अगर जी का मॉडुलस 1 है तो 1 ओवर जी का मॉडुलस भी 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर जी के अंदर है तो 1 ओवर जी ये भी जी के अंदर होगा, और इसके साथ ही साथ इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है 1 के, और 1 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में मौजूद हर एलिमेंट का इनवर्स आपको मिल रहा है। तो ये हमने इसमें चारों प्रॉपर्टीज देख ली, लिहाजा ये ग्रुप है। ये ग्रुप होने के साथ साथ इसमें आप ये देखेंगे क्या इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो उसका आंसर यस में है, क्योंकि Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, ठीक है ना। तो ये सेट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ना सिर्फ के ग्रुप है बल्कि बिलियन ग्रुप भी है। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल भी क्लियर हुई। अच्छा जी, अब आप ज़रा नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए।
ये एक सेट आ गया। ये भी मैट्रिसेस का सेट है। इसमें आई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। आपने प्रूव करना है कि ये सेट भी मल्टीप्लिकेशन के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है। तो ये देखो ना, जी सेट, इसके अंदर क्या है, आई ए बी सी। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 1 मिनट में आपको इसका सारा तरीक़ेकार बता देता हूँ। यहाँ पे लिखे ये जो मैट्रिसेस हैं, आई मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। इसी तरह से यहाँ पर भी लिखे आई मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, यानी कि इसका कॉम्पोजिशन टेबल तैयार करते हैं। तो आप देखें ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी को ए से तरफ दो तो ए आएगा, आइडेंटिटी को बी से तरफ दो तो बी आएगा, सी आएगा। अब ये ए को आई से तरफ दो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब अगला सवाल क्या है, ए को ए से तरफ दो तो क्या आएगा, ये आप खुद करें ना कैलकुलेट। देखो ये नीचे सर सारी जी ए स्क्वायर आएगा। नहीं, ए स्केयर तो आएगा, लेकिन ए स्केयर आप लेकिन देख, उसकी हाँ ए, वैल्यूज 1 और 1 आएगी, आई आएगा। हाँ वो आप देखें ना, हमें आंसर वो चाहिए जो सेट में दोबारा से आ जाए, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है। तो ये सारी कैलकुलेशंस हुई हैं, आप इसको कर लीजिएगा। ये ए स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, किसके बराबर है, आई के। इसी तरह से इसमें देखें नजर आ रहा है बी स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के, सी स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के। तो ये इसमें हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। इसी तरह से नीचे वाली लाइन में पहले कर बी इंटू बी, बी स्क्वायर ये भी आई के इक्वल, और सी इंटू सी स्क्वायर भी आई के इक्वल। इसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशन करके देखें और आंसर्स लिखें जी। ए इंटू बी, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सी, ये है ना, यहाँ से मैंने देखा ये। अब ए इंटू सी किसके बराबर है, यहाँ से देखें, ये ए इंटू सी, ए इंटू सी किसके बराबर है, बी के बराबर। इसी तरह से अब आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं ना, क्या क्या है। हाँ भैया सर, ये टेबल जी सर कर कंप्लीट। सकते हैं। अच्छा, फिर टेबल तो को ये देख, सी आएगा नहीं इधर, हाँ बी इंटू आई, बी इंटू आई बी आएगा, बी आएगा, और बी इंटू ए, बी इंटू ए। जो भी है यहाँ से कैलकुलेशन के बाद आपने लिख लेना, ठीक है। जी सर। तो अब इस टेबल को एक्सप्लेन करना है। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्योंकि जो भी आंसर्स आ रहे हैं दोबारा से उसी सेट में से आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें आई इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके अलावा इनवर्स भी आप देख सकते हैं ना। अगर मैं पहली दो रोज को देखूं, ये आई कैसे आया, ये आई इक्वल आया है आई इंटू आई के प्रोडक्ट से। जब दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो तो एक दूसरे के इन्वर्स ही होते हैं, आपको आई का इन्वर्स मिल गया। अब दूसरी रो में देखो आई कैसे आया हुआ है, ए इंटू ए के प्रोडक्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का इन्वर्स ए है। सिमिलरली बी का इन्वर्स क्या है, क्योंकि बी स्केयर भी आई के बराबर है, तो इसमें हर एलिमेंट का आपको इन्वर्स मिल रहा है। आई का इन्वर्स आई, ए का ए, बी का बी, सी का सी। तो चार ही एलिमेंट्स से हमने सबके इन्वर्सेस बता दिए। इसके अलावा ये देखना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। तो इसमें मैंने कहा था कि इसको आप एज ए मैट्रिक्स नहीं, अगर ये मैट्रिक्स मेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, वरना नहीं करेगी, ठीक है जी। तो आप इसको आज तक ये देखें, इसको करें। तो मैं फिर ऐसे से आज शाम को थोड़ी सेटिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। थोड़ा अभी मुझे लिखने में मसला हो रहा है कि राइटिंग ठीक नहीं हो रही और थोड़ी सेटिंग नहीं हो रही डिवाइस के साथ, वो इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगी। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग कल। चलें सर, ठीक हो गया, ओके, अल्लाह।